राजधानी दिल्ली से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आपस में जोर आजमाइश पर है, जिसको लेकर दोनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाते रहे उसने दिल्ली की जनता को हैरान करके रख दिया। एक तरफ मेयर के चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर चंडीगढ़ वाले मामले को उछालकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को चोर बताते हुए ये कह रही है कि दरअसल चोरी करने का काम वोटों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और इसको लेकर जबरदस्त प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की ओर से आज किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाला मामले में ईडी के समन की जिस तरह से बार बार अनदेखी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसके मद्देनजर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया गया और ये बताया गया कि दरअसल शराब घोटाले के आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। इस तरह के नारे देते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नजर आए। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस को आज खूब मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन जिस तरह से चल रहा था उसने दिल्ली की जनता को भी त्रस्त कर दिया। लेकिन आपस में ये जो चोर सिपाही का खेल चल रहा है उसने इस सवाल को जन्म दे दिया है कि क्या चुनाव नजदीक आते ही अब इसी तरह की स्थिति राजधानी दिल्ली में हर रोज देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को चोर बताए जाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही सिलसिला अब चुनाव तक चलता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल ईडी के 5 बार समन भेजने पर भी नहीं पहुंचे, तो इससे क्या फ्रंट फुट की राजनीति करके बीजेपी को घेरने में वो कामयाब हो पाएंगे, जिसकी कोशिश में आम आदमी पार्टी लगातार लगी हुई है? या फिर दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लोग चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के ऊपर धांधली के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट के भीतर है। उसके ठीक पहले अगर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है तो क्या ये ताकत दिखाए जाने की भारतीय जनता पार्टी के सामने कोशिश है? और वहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है शराब घोटाले को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? आगे आने वाले वक्त में क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? कई मुद्दे आज दंगल में दिल्ली से सीधा हम पूछेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा है उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सड़कें आज सियासत का अखाड़ा बनी थी। एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ दफ्तर मार्च करने जा रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। चंद मीटरों की दूरी पर दोनों दलों के दफ्तर थे और उसी के बीच दोनों दलों के समर्थकों का दंगल चल रहा था। शांतिपूर्वक यहाँ से खाली करा दो इस एरिया को। दिल्ली पुलिस के जवानों और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए हालात संभालना कठिन हो रहा था। एक तरफ बीजेपी की नारेबाजी चल रही थी, दूसरी तरफ केजरीवाल समर्थकों की। बीजेपी कह रही थी शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय समन पर समन भेज रहा है। 5वें समन पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हुए। आपका घड़ा भर जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है, भगवान अपनी झाड़ू चलाता है, चीजों को ठीक करता है। आप देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि 5वीं बार नवंबर 2023 से ईडी बोल रही है और आग्रह कर रही है, समन पे समन भेज रही है केजरीवाल जी को कि वो आकर जांच में जुड़े, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी की ओर से खुद सीएम केजरीवाल मोर्चा संभाले हुए थे। मुद्दा चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों का था। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चंडीगढ़ के चुनाव में वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई, रंगे हाथों पकड़ी गई। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के 20 पार्षदों में से 8 पार्षदों के बैलेट पेपर में खुद पीठासीन अधिकारी ने छेड़छाड़ करके उसे अवैध घोषित कर दिया। आम आदमी पार्टी उस दिन के वीडियो के हवाले से दावा करती है कि बैलेट पेपर पर दस्तखत करते हुए पीठासीन अधिकारी ने अपनी कलम से ही पहले, दूसरे, 7वें, 11वें, 12वें, 15वें, 20वें, 23वें, 25वें, 30वें और 33वें बैलेट पेपर पर मार्क किए थे और फिर इंडिया गठबंधन के 8 पार्षदों के बैलेट को अमान्य घोषित कर दिया गया। काउंटिंग करते टाइम उसमें इंडिया गठबंधन के 8 वोट उसमें गलत सलत निशान लगा के उनको इनवैलिड कर दिया। हालांकि विवाद को लेकर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह इंडिया गठबंधन के पार्षदों पर ही बैलेट छीनने, नष्ट करने और लेकर भागने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं।
अगर उनको कहीं ऑब्जेक्शन थी, मेरा उनसे सवाल है, तो वो वोट लेकर क्यों भाग रहे थे? वही मेरे से सवाल करते कि जी ये जो वोट्स हैं इनमें ये कमी पाई गई है, इसमें ये कमी पाई गई है, ये वोट में कोई इश्यू है। ये कहना चाहते हैं कि जो वोट रिजेक्ट हुए उन्होंने अपने आप किए। देखिए, जो भी जब आप वोट रिजेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें मैं एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा, इनवैलिड वोट्स के ऊपर जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, नाउ दिस मैटर इज सब जुडिसाइज। अब यह मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू, सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं बांसुरी स्वराज जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, विनय मिश्रा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, पंकज शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बांसुरी स्वराज जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अरविंद केजरीवाल का सीधा 2 टूक कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने वोटों की जिस तरह से चोरी की है वो बेहद शर्मनाक है। वो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में वोटों की धांधली, वोटों की चोरी के आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, आप भी जानती हैं कि आम आदमी पार्टी पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे उन्होंने एक याचिका समक्ष उनके दायर करी है, जिसमें उन्हें स्टे ऑर्डर नहीं मिला है और मामला अब 26 फरवरी को लगा है हाई कोर्ट के आगे। और आज ही आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं आदरणीय श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आज मेंशन करके इस पिटीशन को अर्ली लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगे भी बोला है। इसलिए मैटर सब जुडिस है, इसलिए बहुत ज्यादा गहराई में अब मैं इसमें टिप्पणी नहीं कर सकती और एक विवशता आ गई है क्योंकि मैटर सब जुडिस है। लेकिन इतना मैं आपको जरूर कहूंगी कि यही अगर परिणाम इनके अनुकूल होता है, यानी आम आदमी पार्टी का यदि उम्मीदवार जीत जाता तो ये कहते सब कुछ ठीक है। इनकी एक पुरानी आदत बन गई है कि जब भी कहीं पर भी इंडी गठबंधन के लोग हारते हैं तो वहां पर कभी ईवीएम पर दोषारोपण कर देते हैं, इस बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे दोषारोपण कर रहे हैं। पर मैं पूछना चाहती हूँ, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला जो ये दिल्ली में घोट रहे हैं एमसीडी में, उसका क्या? मैं पूछना चाहूंगी कि 25 अक्टूबर 2023 को 54 प्रपोजल्स ऐसे पास करे हैं आम आदमी पार्टी के लोगों ने एमसीडी में, जो केवल और केवल स्टैंडिंग कमेटी के अधिकार क्षेत्र में आने चाहिए, लेकिन इन्होंने नॉर्मल जनरल बॉडी में उनको पारित कर दिया। आप ये देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोटना नहीं है तो क्या कि आज तक स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्शंस नहीं हुए हैं, वार्ड कमेटियां इन्होंने फॉर्म नहीं करी हैं। और मैं पूछना चाहती हूं कि जो इतने बड़े बड़े फैसले, जो 5 तरह की पॉलिसीज केवल स्टैंडिंग कमेटी करती थी, अब तो ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि सेक्शन 45 ऑफ द दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के विरोध में, उसके उल्लंघन में ये चाहते कि वो पूरी स्टैंडिंग कमेटी की पावर जो है वो इनके पास, यानी हाउस ऑफ जनरल काउंसिलर्स के पास आ जाए। इसके बारे में इनका क्या कहना है? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ विनय जी, आपके पास सीधे आते हुए, अब शराब घोटाले का सरदार बता रही है एक तरफ बीजेपी, जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो वही दूसरी तरफ बांसुरी जी के जो आरोप है उस पर जवाब दीजिए। आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आवाज किसी वजह से नहीं आ रही है। पंकज शर्मा जी, आपके पास आते हुए, यहाँ पर एक दूसरे को चोरों का सरदार बताए जाने की ये जो कवायद कोशिशें चल रही हैं, इसके पीछे क्या राजनीति आपको दिखाई देती है? एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई उस पर होनी है, उसके ठीक पहले प्रदर्शन करके क्या ये ताकत दिखाए जाने की कोशिश इंडिया अलायंस की ओर से की जा रही है? पंकज शर्मा जी, देखिए, प्रदर्शन करना, विरोध करना, ये किसी भी राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है। ये हम लोग इस वक्त अपने लोकतंत्र के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह विपक्ष के पीछे हाथ धोकर सत्तारूढ़ दल पड़ा हुआ है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये प्रहार और बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कहा गया है ना कि अभी जिंदा हैं, हम पर खत्म कर ले इम्तिहान सारे,
हमारे बाद कोई इम्तिहान कोई नहीं देगा। विपक्ष जिस तरह से 10 साल से हर चीज में अपना इम्तिहान दे रहा है और जो सत्तासीन लोग हैं वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, न संवैधानिक व्यवस्थाओं को मानने के लिए तैयार हैं, न प्रशासन की मर्यादाओं को मानने के लिए तैयार हैं, और एक राजकाज की शैली है जिसमें पूरी तरह एकाधिकार है, दमन है और विपक्ष को पूरी तरह कुचलने की एक पूरी नीयत है। तो अगर कोई राजनीतिक दल प्रदर्शन करता है, धरना करता है, विरोध करता है, तो उसको लोकतंत्र की स्पिरिट के तहत लिया जाना चाहिए। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा है। अदालत में मामला चल रहा है, अदालत में मामला चलना अपनी जगह है। ये कभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं रही कि जब कोई मामला अदालत में चले तो सड़कों पर लोग उसके बारे में अपनी राय जाहिर न करें। तो आम आदमी पार्टी जो कर रही है उसे करने का अधिकार है। चंडीगढ़ में पीठासीन अधिकारी जिस तरह का व्यवहार करते दिखाई दिए वो पूरे देश ने देखा है और उसकी कोई तायीद नहीं कर सकता। ठीक है, बासुरी स्वराज जी इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद विनय जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। बिल्कुल पंकज जी, मर्यादा का तकाजा है कि जब भी मैटर सब जुडिस हो जाए, जो कि आम आदमी पार्टी ने सब जुडिस करवाया है, उस पर आपको शांत रहना अनिवार्य है। दूसरी बात, आपने कहा कि लोकतंत्र का तकाजा है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, बिल्कुल धरना प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन आपने तारीख देखी, आज 5वां समन भेजा था ईडी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि आइए और आप कृपया जांच में जुड़िए। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट के तहत अनिवार्य है कि जिसको भी समन किया गया है वो आए और जांच में जुड़े। लेकिन केजरीवाल जी ने जांच में जुड़ने के बजाय उन्होंने धरना प्रदर्शन करा। किस मामले पे? एक ऐसा मामला जहां पर वो याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दायर कर चुके हैं। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी, ये बेसिकली दिल्ली की जनता में और मीडिया की आंखों में धूल झोंकने की एक टैक्टिक थी, डिफ्लेक्टरी टैक्टिक थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी बन गए हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त हो गए हैं। क्योंकि एक आम व्यक्ति कभी भी यह उद्दंडता नहीं करेगा कि जांच एजेंसियां उन्हें बुलाएं कि जांच में आप जुड़े और 5 बार समन भेजे, और वो व्यक्ति जैसे अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक बार भी जांच में नहीं जुड़े हैं और हर बार कानून की अवहेलना कर रहे हैं। ठीक है, विनय मिश्रा जी सीधे आपके पास आते हुए अब सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अगर हमने वो गलती नहीं की है और जांच एजेंसी हमें बुला रही है जांच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो उसका सामना करना चाहिए। बार बार समन की अवहेलना आखिर क्यों की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से? इसके बाद बीजेपी की ओर से सीधे कहा जा रहा है कि वो शराब घोटाले के सरदार हैं। इस पर जवाब आपका विनय मिश्रा जी। देखिए, मैं आप अभी बांसुरी जी ने बड़ी एमसीडी की बात भी गई थी। मैं चित्रा जी आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप समय देंगी। सबसे पहले हमने ईडी जांच की कभी हमने मनाही नहीं की, उसमें शामिल होने की हमने कभी मनाही नहीं की। हमने हमेशा जब ईडी का सम्मन आया हमने एक बात कही है, भाई हमको ये जानकारी दी जाए कि ये नेशनल कन्वीनर के तौर पे दी है, मुख्यमंत्री के तौर पे दी है, कि हमें जो है एक्यूज के तौर पे दी है, गवाह के तौर पे दी है। जब तक ये जानकारी क्लियर नहीं आएगी हम उनके सवालों का जवाब कैसे देंगे। जहां तक एमसीडी की बात है, आपने देखा दिल्ली में जब एमसीडी में चुनाव बीजेपी हारी, सबसे पहले इन्होंने जब शपथ ग्रहण हुआ, इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे उनको नॉमिनेटेड मेंबर्स बना दिए। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी जब चुनाव होता है, जब वो जोन में चुनाव होता है, जोन में वो स्टैंडिंग कमेटी के लोग जोन चेयरमैन बनाने के लिए वहां वोटिंग करते हैं। अब जब जोन से जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स निकल के आते हैं वो हाउस में स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो पहले तो इन्होंने एलजी के माध्यम से सारे अपने कार्यकर्ता स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स बना लिए, ये अपना नॉमिनेटेड पार्षद बनवा लिए। उसके बाद शपथ वाले दिन जब शपथ होता है तो हमेशा चुनाव जो प्रतिनिधि होता है पहले उसका शपथ होता है, लेकिन इन्होंने जो इनका हमेशा मंशा रही है कि इनको चुने हुए लोगों से ज्यादा नॉमिनेटेड लोगों पे भरोसा है, तो उन्होंने नॉमिनेटेड मेंबर्स की वहां जो है अपना ये शपथ कराया, तो उस पर विवाद हुआ। उसके बाद फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मेयर के चुनाव के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोट देने का अधिकार नहीं। उसके बाद फिर शपथ हुआ, हमारा मेयर बना। दूसरा, मैडम ये बात करती हैं लोकतंत्र की, जिस पार्लियामेंट में, देश के पार्लियामेंट में जिसका संविधान पूरी दुनिया जानती है, उस पार्लियामेंट के 146
सांसदों को इन्होंने सस्पेंड करके उसके बाद वहां अब 3-3 न्यायपालिका का जो भारतीय न्याय संहिता जो लेके आए उसको इन्होंने पास किया। तो इनके मुंह से लोकतंत्र की और हाउस कैसे चलना उसकी बात इनके मुंह से जचती नहीं है। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में आज हमने प्रदर्शन किया, पूरे देश ने देखा। ये हर बात अब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये अपना मुंह छुपाते। आज इन्होंने चंडीगढ़ की बात इसलिए नहीं की क्योंकि चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा कि चंडीगढ़ में कैसे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसने कैसे 8 वोट खराब किए। वो कैमरे पर सबने देखा कि 8 वोट खराब किए। 20 वोट जिसके थे वो अलायंस हार जाता है, 16 वोट का जो अलायंस है वो जीत जाता है। तो आप बताइए मैडम, गणित आप नहीं पढ़ी, गणित हम नहीं पढ़ी, किसी आम जनमानस से ही पूछेंगे तो वो बताएगा 20 नंबर 16 नंबर से कहीं ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा साफ दिख रही है। विशाल जी अब बताइए, अब 20 नंबर और 16 नंबर में कौन ज्यादा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और यहाँ पर अगर विरोधी दलों के ही वोट खराब होंगे तो पलटकर पूछा जाएगा ना कि क्या इसके पीछे बड़ी साजिश थी जो काम कर रही थी। और अधिकारी के ऊपर भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के कहने के कारण ही अधिकारी की ओर से विपक्ष के 8 वोट खराब किए गए। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, पहले शुरू करता हूं जो गणित है 20 और 16 का। अभी आपके दंगल शुरू होने के बाद ही एक फुटेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर का आया था और वो साफ साफ कह रहे थे कि बैलेट पेपर लेकर भाग रहे थे। और दूसरी बात, मामला सब जुडिस है, तो फिर इंतजार करिए। फिर आप क्यों ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर ये करवाया है। तीसरी बात, ये धरना की बात हो रही है कि ये जो आज ये धरना किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं। आज ही मैं यहां पर डिबेट पर आने से पहले देख रहा था, ट्विटर पर एक वीडियो चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर संवैधानिक संस्थाएं ईडी को काम नहीं करना, सीबीआई को काम नहीं करना तो इनको भंग कर दो। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं मान्यवर, आज क्या आपको अपने वो स्टेटमेंट नहीं याद है? आज जब ईडी आपको बार बार सम्मान कर रही है तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा रख रहे हैं। आप क्या एक आम आदमी 5-5 ईडी के सम्मान को, आम आदमी जैसा कि नाम है आम आदमी, क्या आम आदमी 5-5 ईडी के सम्मान को नकार सकता था? मैं पूछना चाहता हूं, कट्टर ईमानदार का नारा दिया जाता है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जाइए। सांच को आंच क्या, अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बार बार आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का मजाक बना रही है। अभी आपने 46 लोगों को के निष्कासन की बात कही। मैं पूछना चाहता हूं कि संसद किस लिए, चर्चा के लिए है, बहस के लिए है, कानून बनाने के लिए है कि रोज रोज संसद के कार्य में व्यवधान डालने के लिए संसद है? एक दिन संसद का खर्चा मालूम है कितना है? आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा जाता है, तो आम आदमी के टैक्स पेयर का पैसा संसद में विधायिका बनाने के लिए, तो विरोधी दलों को साथ में लेकर चलना सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं है विनय जी? 5 नहीं, चित्रा जी इनसे पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूं, विपक्ष के नेताओं को भी साथ में लेकर चलने की जिम्मेदारी तो है ना सरकार की। चित्रा जी मैं पूछ रहा हूं, क्या बताइए आम आदमी 5-5 ईडी के सम्मान को नकार सकता है? नहीं। तो फिर आपको ईडी के सम्मान पर क्यों नहीं आपकी पेशगी होती है? जवाब दीजिए, कोर्ट जाइए, रुकवाइए प्रोसीडिंग। बोलिए विनय मिश्रा जी। किसने रोका है आपको? हाँ बोलिए, हाँ क्या दिक्कत है? जिस भी पोजीशन के, जिस भी हैसियत से बुला रही है ईडी, जाकर सवालों का सामना कीजिए दम ठोककर। बिल्कुल, वो कह रहे हैं साच को आंच क्या और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ईडी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन मुझे बताइए ईडी जो सम्मान देती है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे पता चल जाता है कि ये सम्मान मिलने वाला है? आज ईडी ने सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे पहले हंगामा करने लग जाते हैं कि जो है अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को सम्मान मिलने वाला है। तो आज ईडी एक स्वायत्त संस्था नहीं रह गई है। ईडी आज एक भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तय होता है कि किसको नोटिस दिया जाएगा, किसको बुलाया जाएगा। हमें उससे आपत्ति है। बांसुरी जी हमारी बैठी हुई है, मैं बहुत सम्मान करता हूं। बांसुरी जी की माता जी इस देश की बहुत अच्छी नेता थी। उन्होंने हमारी सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संसद में जब विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि संसद में विपक्ष अपनी आवाज कैसे उठाए, वो विपक्ष का काम है। लेकिन आज जिस तरीके से हो रहा है, विपक्ष अगर कोई भी अडानी के खिलाफ बोले, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोले, मणिपुर के खिलाफ बोले तो आप उसको सीधा सस्पेंड कर देते हैं। ये लोकतंत्र कहां से रह गया है? तो आज सिर्फ पार्लियामेंट मोदी जी की जय जयकार के लिए रह गया है। विपक्ष की आवाज बिल्कुल दबाई जा रही है। जो मोदी जी की जय जयकार करेगा वो संसद में रहेगा, जो मोदी जी के खिलाफ बोलेगा वो संसद से बाहर जाएगा। कल निर्मला सीतारमण जी ने
फाइनेंस बजट इस देश का पेश किया, उन्होंने 42 बार प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने जॉब की बात नहीं की, कभी महंगाई पे बात नहीं की। तो आज संसद भवन जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जयकारा के लिए रह गया है। ठीक है बासुरी जी, इस पर जवाब दीजिए कि विपक्षी सांसद कुछ भी अपनी बात कहने के लिए उठते हैं तो तत्काल उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। बासुरी स्वराज जी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। मैं तीनों, विनय भाई ने 3 मुद्दे उठाए, मैं तीनों का जवाब देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने बात करी ईडी के राजनीतिकरण के लिए, तो मैं आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि विनय मिश्रा जी का पूरा अगाध विश्वास दिल्ली की हाईकोर्ट पर जरूर होगा, देश की न्याय प्रणाली पे जरूर होगा। चित्रा जी, ये 25 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है जो संजय सिंह जी की क्वेश्चन पिटीशन में बहुत लंबे तौर पर और बहुत गहन बहस करी थी आम आदमी पार्टी के वकीलों ने ईडी की राजनीतिकरण पे, और ये कहना है हाईकोर्ट का, मेरा नहीं। हाईकोर्ट कहता है पैराग्राफ 85 में, दिस कोर्ट विल नॉट इंसिनुएट और इम्प्यूट एनी पॉलिटिकल मोटिव्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड एंड डज नॉट कंसिडर इट अ प्राइमा फेसी केस ऑफ नो एविडेंस एट ऑल। यानी ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का यह कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है, और यह भी कहा है कि प्राइमा फेसी एविडेंस शराब घोटाले में एस्टैब्लिश हो गई है आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ। इसलिए ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो केवल अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। दूसरा मुद्दा जो विनय भाई ने उठाया, उसमें मैं कहूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा था कि वो जांच से नहीं डरते, तो फिर वो आज यू टर्न क्यों कर रहे हैं? यदि वो एकदम कट्टर ईमानदार हैं तो जांच में जुड़े, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर ये किस प्रकार की लापरवाही? वो भी जानते कि 7 बार मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई है, संजय सिंह जी की बेल रिजेक्ट हुई है, सत्येंद्र जैन जी केवल और केवल मेडिकल बेल पर बाहर हैं। आखिर उनके साथी नेता अगर जवाबदेही कर रहे हैं, अगर वो जांच में जुड़े तो आसान हो जाएगा। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि ईडी क्यों नहीं बता रही है कि अभियुक्त के तौर पे बुला रही है या साक्ष्य के रूप में बुला रही है। ये तो जांच में ही पता चलेगा ना चित्रा जी। सेक्शन 50 ऑफ द पीएमएलए पावर देता है ईडी को आपको सम्मन करने का। जांच जब होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी तो पता चलेगा कि आप अभियुक्त हैं या आप साक्षी हैं। अब मैं बात करती हूं 46 एमपीज की। ये जो बार बार कह रहे हैं कि 46 एमपीज सस्पेंड हुए, वो क्यों हुए? क्योंकि ये सारे के सारे एमपीज जो इतने वेटरन हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रोसीजर जानने के बावजूद जानबूझ के ये प्ले कार्ड्स लेकर आए। इनमें से कई इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 एमपीज ऐसे जिनको प्रिविलेज आवाज दबाने का काम करती है सरकार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। बासुरी जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ज्ञान वापी मामले से जुड़े हुए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं दंगल में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। आपको बता दें कि जिस जगह पर पूजा पाठ चल रही है वहां पर मूर्तियों को स्थापित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जो कि वाराणसी से इस वक्त की सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। काशी ज्ञानवापी मसले पर आपको बता दें, व्यास तहखाने में लेकर आई गई हैं मूर्तियां। 8 मूर्तियां वापस लेकर आई गई हैं। सर्वे में व्यास तहखाने में 10 मूर्तियां मिली थी। शिव, भगवान शिव, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश, विष्णु की ये खंडित मूर्तियां हैं। आपको बताते चले कि एएसआई के सर्वे में व्यास जी के तहखाने से मिली 10 मूर्तियों में से 8 मूर्तियों को ट्रेजरी से इस तहखाने में वापस लाकर स्थापित किया गया है, जिसकी पूजा चल रही है। जिन मूर्तियों को स्थापित किया गया है ये सभी मूर्तियां खंडित हैं, जिनमें 2 शिवलिंग के अर्घ्य बताए जा रहे हैं। 2 मूर्ति हनुमान जी की है, ये भी खंडित है। एक खंडित मूर्ति भगवान विष्णु की है, एक लक्ष्मी जी की, एक गणेश जी की प्रतिमा है। राम लिखे हुए जिस शिलापट को एएसआई ने इस तहखाने से लिया था, उसका भी पूजन चल रहा है। सिर्फ मूर्तियों की ही पूजा नहीं, बल्कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे बड़ी खबर यह है, व्यास जी के तहखाना में 9 दिनों का अखंड रामायण का पाठ भी शुरू हो चुका है। अखंड ज्योति जला दी गई है, जो अब लगातार जलेगी, जिसे बुझने नहीं दिया जाएगा। अखंड रामायण पाठ के लिए 4-4 घंटे की पुजारी की शिफ्ट लगाई जाएगी, जिसमें 6 पुजारी लगातार 9 दिनों के इस अखंड रामायण के पाठ को कर रहे हैं। हर पुजारी हर घंटे के रामायण पाठ के बाद आरती कर व्यास जी के तहखाने के बाहर से आ जाएंगे और फिर दूसरे पुजारी की एंट्री होगी। आपको बताते चले 1993 के पहले साल में 3 बार इस तहखाने में रामायण का पाठ होता था, ऐसा हिंदू पक्ष की ओर से
दावा किया गया है, लेकिन अब बिल्कुल उसी तरह की परिस्थिति फिर से वहां पर व्यास जी तहखाने में लेकर आई जा रही है। जैसा पहले पूजा पाठ किया जाता था बिल्कुल उसी तरह से, और मूर्तियों को भी इस वक्त स्थापित कर दिया गया है और वहां पर अखंड रामायण का पाठ शुरू किया जा चुका है। इस खबर से जुड़ी हुई जैसे और जानकारी निकलकर सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। एक बार फिर से दंगल में रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी खबर का, लेकिन अब मेरा सवाल राजनेताओं से ये होगा कि आप अपना प्रदर्शन करें, आप अपना प्रदर्शन करें, दोनों अपनी राजनीति को लेकर आगे बढ़े विनय जी, लेकिन दिल्ली की आम जनता आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने वाली जो सड़क है वहां पर घंटों जाम लगा रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने की जो सड़क है वहां पर घंटों जाम लगा रहा। आम आदमी आप लोगों के बीच क्यों पिसे? ये सवाल भी तो पूछा जाएगा ना। किसी को दफ्तर जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को एयरपोर्ट जाना है, किसी को रेलवे स्टेशन जाना है। आप लोग अपनी राजनीति करते रहिए, आपका काम है राजनीति करना, लेकिन आम लोग जो अपने जीवन में कम से कम सुकून चाहते हैं वो लोग फंस जाते हैं इस तरह के प्रदर्शन में। ये सवाल आपसे भी है और ये सवाल बांसुरी जी से भी है। पहले विनय जी इसका जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, पहले तो मैं दिल्ली की जनता से माफी मांगना चाहूंगा कि आज जो दिल्ली में अराजकता फैली है उसका बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई कारण था वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस को पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा था और आपने देखा दिल्ली में जगह जगह चप्पे चप्पे पे इन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी। जितने हमारे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सबके घरों पे पुलिस आज बैठी हुई थी। जितनी आज गाड़ियां निकल रही थी सबको चेक किया जा रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना कोई दिल्ली में कोई गलती हो गई है क्या? आप देखिए दिल्ली में आज हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, हमने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई शोर शराबा नहीं किया, हमने सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने दफ्तर में पहुंचना चाहते थे। लेकिन आज इन्होंने जगह जगह बैरिकेडिंग करके पूरे चप्पे चप्पे पे आपने देखा हर जगह आज पुलिस ही पुलिस थी और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर मुझे लग रहा था आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कम और दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन ज्यादा था। तो इतना फोर्स लगाने की जरूरत क्या है? क्या इनको दिल्ली की जनता पर विश्वास नहीं है? क्या दिल्ली के नागरिक पर विश्वास नहीं है? आज हमारी पार्टी बेशक आंदोलन से निकली है लेकिन हम शांति में प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर विपक्ष का जब गला घोटा जाएगा तब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरेगी। सर, वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन दिखता नहीं है ना, उसके चक्कर में जो दिल्ली की आम जनता है वो पिस जाती है। लेकिन बासु जी आप जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का नहीं दिल्ली पुलिस का प्रदर्शन ज्यादा लग रहा था जिस तरह की तैनाती की गई थी। जी सरासर गलत है। आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी जो सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए सिविक बॉडी के वर्कर्स बनकर और हमारे सारे होर्डिंग्स और हमारे पोस्टर्स उन्होंने फाड़ दिए। इसे कहते हैं विपक्ष का दमन करना, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो चाहते ही नहीं है कि भाजपा एक जिम्मेदाराना विपक्ष की तरह अपनी आवाज उठाए। और मैंने कहा ना, दिन तो वो था जब आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जाकर ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस बार अपने लोगों से, अपने नेताओं से, अपनी पार्टी के वर्कर्स से प्रदर्शन करवाकर धूल झोंकने की कोशिश करी और कानून का उल्लंघन करा। रही बात आम जनता को जो इनकन्वीनियंस हुई है, असुविधा हुई है, उसके लिए तो बिल्कुल मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी चित्रा जी, राजनीति आम आदमी से अलग नहीं है। हम चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, प्रतिनिधित्व तो हम आम जनता का ही करते हैं ना, आवाज तो हम आम जनता के लिए ही उठाते हैं ना। आवाज आम जनता के लिए उठाए जा रहे हैं विनय जी, और यहाँ पर एक और सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूँ विशाल मिश्रा जी आपके पास। आपने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, लेकिन अब मेरा ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मेयर चुनाव को लेकर धांधली के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उस पर पलटकर यह कहा जा रहा है कि अगर छोटे चुनाव में इस तरह की परिस्थिति जन्म ले सकती है, लोगों के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, तो फिर बड़े इलेक्शन में क्या होता होगा? इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसी को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन पूरा इंटैक्ट नजर आया है इस मुद्दे पर। विशाल मिश्रा जी। देखिए चित्रा जी, आरोप लगाना आसान होता है, सवाल यहां पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक, केरल में चुनाव हुए, तो वहां पर तो जब सरकार इनकी बनती है तब तो ईवीएम का या इस प्रकार के जो है एलिगेशंस नहीं लगाए जाते कि धांधली की गई है। लेकिन आपने गौर किया होगा, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है या भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते हैं या विधायक जीतते हैं, तो एक
एक कॉमन धारणा बना दी गई है कि बस ईवीएम का रोना या ईवीएम का आरोप लगाना शुरू हो जाता है। पहली बात। दूसरी बात, जो चंडीगढ़ की बात आप कर रही हैं, तो जब मामला सब जुडिस है तो न्यायालय में, मैं तो एक बात कहता हूं, वही बात फिर रिपीट करता हूं, मामला न्यायालय में है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होना चाहिए, न्यायपालिका निर्णय करेगी। यदि गलत हुआ होगा तो न्यायपालिका अपना निर्णय देगी, सही हुआ होगा तो भी न्यायपालिका अपना निर्णय देगी। कहने का मतलब यह है कि वंस यू से दैट यू बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वंस यू से दैट यू बिलीव इन द लोकतंत्र, उसी संविधान के तहत हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, तो न्यायपालिका में मैटर गया है ना, आप इंतजार करिए, निर्णय आएगा। उसी संविधान के तहत संवैधानिक संस्थाएं हैं, कोई संबंध देता है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, उस पर भी भरोसा नहीं होता है, वहां पर भी अपीयरेंस नहीं होती है। तो बस मैं ये पूछना चाहता हूं कि केवल ये कहना कि संविधान 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 बचाने के लिए हमारा गठबंधन है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो मान्यवर जो संविधान में मेंशन है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, फिर उनका सम्मान क्यों नहीं होता है? न्यायपालिका में सब जुडिस है तो फिर इतने में धरने की क्या आवश्यकता है? सम्मान दिया जा रहा है तो अपीयरेंस में जुड़ने से, सहयोग करने से किसने रोका है? यह है बात चित्रा जी। बात यहां पर अवसरवादिता की है, बात यहां पर जब आपके अपने अनुसार चीजें हो, अवसरवादिता की पॉलिटिक्स जैसे ही आपके अनुसार चीजें ना हो, सब सरकार पर आरोप लगा दिया जाए। मैं फिर कहता हूं, आज मैंने वो ट्विटर पर वो वीडियो वायरल है, जब आप ही कह रहे हैं, आप ही के नेता कह रहे हैं कि क्या ये लोकतांत्रिक संस्थाएं काम करना बंद कर दें, यदि काम करना बंद कर दें तो इनको बंद कर दीजिए। तब तो आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, आज वही लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, तो भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो चिट्ठी अपनी पढ़ी भी अपनी नहीं चलती। लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं तो वो चीजें आप लोगों को क्यों नहीं सुहा रहा? ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूँ पंकज शर्मा जी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को काम करने कहाँ दिया जा रहा है? संवैधानिक संस्थाओं का 10 साल से जो हाल है वो देख नहीं रहे हैं आप। ईडी ने 6000 मामले दर्ज किए। जांच एजेंसियों का अपना सम्मान है और उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का भी तो अपना सम्मान है, उसकी भी बहाली होनी चाहिए। 6000 मामले दर्ज किए, उनमें से सिर्फ 1200 मामलों में, यानी सिर्फ 20% मामलों में चार्जशीट दाखिल हो पाई है, सिर्फ 20% मामलों में, और इनमें से सिर्फ 25 मामलों का अब तक निपटारा हुआ है। इन 25 मामलों में 24 मामलों में सजा सुनाई गई, तो ईडी श्रेय ले रही है कि 96% कन्विक्शन रेट हो गया, 25 में 26। ये नहीं बता रहे कि 6000 में से 24, 0.004% कन्विक्शन रेट है। ये ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ईडी का सम्मान सब करते हैं, लेकिन ईडी अगर 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार किसी को समन भेजता है, और अगर जिसको समन भेजे गए हैं वो उस पर कुछ ऐतराज जाहिर करता है, कुछ सवाल उसके बारे में उठाता है, तो ईडी का कर्तव्य है कि उनका भी तो जवाब दे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि इस देश की रीढ़ हैं। आप उनको इस तरह से उनकी साख समाप्त करने के काम में लिप्त होकर पूरे देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश मत करिए। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली में, जिस तरह की सियासी चाल चली जा रही है दोनों ही लोगों की ओर से, लेकिन बड़ी खबर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर। आपको बताते चले, कांग्रेस पार्टी पर ममता बनर्जी ने, दीदी ने एक बार फिर से वार किया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में बीजेपी को हराने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आपस में किस तरह से यहां पर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने कहा है, पता नहीं कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीतेगी कि नहीं। ये बड़ी खबर है। ममता बनर्जी ने कहा है, पता नहीं कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीतेगी या नहीं। कांग्रेस को इतना अहंकार क्यों है, ये पूछ रही हैं ममता बनर्जी। हिम्मत है तो बनारस में बीजेपी को हराओ, यानी कि ममता दीदी सीधे ललकार रही हैं कांग्रेस पार्टी को कि अगर हिम्मत है तो बनारस में जाकर बीजेपी को हराइए। जहां जीतते थे वहां भी कांग्रेस हारती गई, यानी कि एक तरह से अमेठी का लेकर यहां पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन
जो बड़े जोर शोर से अपनी आजमाइश कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के सामने। पटना से शुरू हुई थी कहानी, पटना में जाकर खत्म हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में आपको बताते चले कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज ही बंगाल से राहुल गांधी की न्याय यात्रा झारखंड में घुसी है और जैसे ही झारखंड में एंट्री करते हैं राहुल गांधी, आप जरा सोचिए ममता बनर्जी की ओर से किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी में इतनी ज्यादा अहंकार आखिर क्यों है। उनका बयान सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उनका बयान हम सुनाएंगे, लेकिन पंकज शर्मा जी, ये जो बयान ममता बनर्जी की ओर से दिया गया है, अभी अभी की कांग्रेस में इतना अहंकार क्यों है? 300 में से पता नहीं 40 सीटें जीतेगी भी नहीं जीतेगी, और अगर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो बनारस में जाइए, हरा के दिखाइए बीजेपी को। यानी कि सीधे वो नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस को चुनौती दे रही है कि अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए और वहां पर ललकारिए। तो अब तो ये सिर्फ टॉवल ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में ही शुरू हो गया है। पंकज जी, अब जब लोकतंत्र के जो व्यापक हित हैं उनकी अनदेखी करके कुछ लोग अपने जो छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, अपने जो छोटे छोटे स्वार्थ हैं, उनकी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो इसको दुर्भाग्य माना जाएगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि अगर इंडिया समूह के राजनीतिक दलों ने पूरी संजीदगी और जिम्मेदारी से काम नहीं लिया तो नरेंद्र भाई मोदी को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है। अब नीतीश कुमार जी वो विचलित हो गए, उसके बाद अब ममता बनर्जी विचलित हो रही हैं। अगर ये स्थिति है तो सचमुच ये इंडिया समूह के बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, बहुत गंभीरता से पूरे मसले पर विचार करने का ये वक्त है और विचार करके कोई न कोई फैसला जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। बांसुरी स्वराज जी, आपके पास आते हुए, यानी कि बीजेपी के लिए राह अब क्या आसान होती जा रही है? पहले इंडिया गठबंधन जिस तरह की चुनौती देने की कोशिश में लगा हुआ था, अब अगर आपस में इस तरह की खींचतान हो जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्या राहत की सांस ले रही है इससे? चित्रा जी, हमें राहत की सांस इसलिए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम चिंतित या व्यथित कभी थे ही नहीं। देखिए, इंडिया अलायंस जो है ये स्वार्थ पे टिका हुआ एक गठबंधन है जिसमें किसी भी ना वैचारिक समानता है, ना आइडियोलॉजी की समानता है, ना मुद्दों की समानता है, और इसीलिए ये जर्जर कर कर बिखर रहा है। और आप ये देखेंगे आज से नहीं, जिस दिन से इस घोषणा हुई थी ये तो ये भी नहीं डिसाइड कर पाए थे कि इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। आप ये देखिए, राहुल गांधी जी एक यात्रा निकालते हैं पश्चिम बंगाल से और मुख्यमंत्री वहां पर कहती हैं आदरणीय ममता बनर्जी जी कि उनको कांग्रेस ने इत्तला तक नहीं करी थी इस यात्रा के बारे में। उन्होंने ये कहा था कि वो गठबंधन नहीं करेंगी कांग्रेस के साथ। क्यों? क्योंकि डिस्कर्टसी करी थी। तो मैं वही पूछना चाहती हूं कि इसमें नई बात क्या है? ये तो जर्जर कर कर वैसे ही बिखरेंगे। और आज जो उन्होंने ललकारा है, चलिए मैं भी इस बात से उनसे सहमत हूं कि 300 सीटों में से शायद 40 भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाएंगी। अब इस पर जवाब दे दीजिए। अब आम आदमी पार्टी का भी तो यही हाल है ना। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में लगातार विनय मिश्रा जी आंखें दिखा रही है कांग्रेस पार्टी को और फिर उसी कांग्रेस के साथ आकर तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करती है। जनता को कितना भ्रमित करके रख दिया है आप लोगों ने। साथ हैं भी, साथ दिखना भी नहीं चाहते हैं, साथ में लड़ने की बात भी कही जाती है, लेकिन अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया जाता है। अब नीतीश कुमार अलग हो गए, ममता बनर्जी ललकार ही चुकी हैं। अब क्या होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भविष्य एक साथ? देखिए, जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। बांसुरी जी विपक्ष के दमन की बात कर रही थी तो मैं उनको झारखंड याद दिलाना चाहता हूं, बिहार याद दिलाना चाहता हूं, चंडीगढ़ याद दिलाना चाहता हूं, गोवा याद दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश याद दिलाना चाहता हूं। तमाम ऐसे प्रदेश है जहां पे आप चुनाव नहीं जीत पाए तो आपने वहां की सरकारों का दमन करके कैसे वहां के विधायक खरीद के ईडी के डर से आपने जो है वहां सरकारें बनाई। तो विपक्ष का दमन साफ साफ दिख रहा है। और जहां तक इंडिया अलायंस की बात है तो एक बात मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं, आज इंडिया अलायंस को डर नहीं होता तो ये ईडी का इतना बेजा इस्तेमाल नहीं करते, सीबीआई का इतना बेजा इस्तेमाल नहीं करते। जितनी संस्थाएं हैं वे विपक्ष के पीछे नहीं लगा के रखते। आज इनको डर नहीं होता तो ये खुल के शेर की तरह चुनाव लड़ते। लेकिन ये क्या मतलब है? आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और ईडी आपकी एक हाथ बन जाती है। जिस प्रदेश में चुनाव होता है आपसे पहले, आपके नेताओं से पहले
आपकी जो है स्टार स्पोक्स पर्सन, स्टार बॉडी आपकी ईडी वहां पहुंच जाती है। आप राजस्थान में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, जैसे चुनाव वहां अनाउंस हुआ आपकी ईडी आपसे पहले वहां पहुंच गई। तो ये भ्रमित करने का काम बीजेपी कर रही है। आशान्वित अगर ये होते तो इतनी ईडी की भी जरूरत नहीं पड़ती। आज इनके मन में डर है, जिस वजह से आज ये इंडिया अलायंस के पीछे अपनी ईडी को उन्होंने लगा रखा है। इंडिया अलायंस बिल्कुल इंटैक्ट है और आप देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी और एक बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जी किस तरह से अलग हो गए, उन्होंने ही आप लोगों को एकजुट करने का काम किया था ना। दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी कि कांग्रेस के साथ जाएंगे। उधर पश्चिम बंगाल में दीदी अब जिस तरह के तेवर दिखा रही हैं, आप जरा सोचिए उनके बयान का जनता में क्या असर होगा जब वो ये बोलेंगे कि 300 में से 40 सीटें भी जीत पाएगी कांग्रेस या नहीं जीत पाएगी। तो फिर कहां इंडिया अलायंस और कहां वो बीजेपी को हराने का दम अब भर पाएगा। जल्दी से एक लाइन में, उसके बाद विशाल जी क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगी। देखिए आ रही विशाल दीदी का अपना मत है। दीदी ने क्या कहा या तो ये तो टीएमसी के स्पोक्स पर्सन इसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है तो आप सिर्फ नीतीश कुमार जी की बात क्यों करती हैं? आप बीजेपी की बात भी करें। बीजेपी अगर वहां चुनाव जीत रही होती तो ये छोड़ देती नीतीश कुमार जी को। कहते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनको दिखता है कि अकेले चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए नीतीश जी को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। पलटू नीतीश कुमार अगर है तो पलटू भारतीय जनता पार्टी भी है। ठीक है चित्रा जी, मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि ये गठबंधन नहीं है, ये वास्तव में मिक्सचर ऑफ अपोजिट है। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी अवसरवादिता है और इस अवसरवादिता में कौन आगे निकल जाए इसकी लड़ाई है। पहली बात, ना तो कोई समानता है ना कोई मुद्दे हैं और इनका एक ही लक्ष्य है, ये के प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकना, जो कि संभव ही नहीं है। उस पर तो चर्चा ही करना बेकार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी आप ने चर्चा किया डिबेट के दौरान कि वो माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा शुरू की तो पश्चिम बंगाल से कहा गया कि जो है हमको सूचना नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं कि वो भारत जोड़ो यात्रा भी तो चली थी और आज कल ही उनके एक सांसद का क्या बयान आया है, आप बताइए। किस प्रकार का कर्नाटक से है ना, वो क्या बयान दिए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर तू डाल मैं पात ये वाली पॉलिटिक्स चल रही है। 2024 की राजनीति परवान ले रही है। 2 महीने के बाद लोकसभा चुनावों के लिए तारीखें भी सामने आ जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच अपने अपने मुद्दे हैं। एक तरफ दिल्ली में दंगल जारी है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के बीच, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में अगर सहयोगी दल ही एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के बयान देंगे तो फिर उनका सियासी भविष्य क्या होगा, अब इसका फैसला आप जनता को करना है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।